हाँ तो बच्चों, हम पिछले क्लास में संसाधन के कुछ थ्योरी लिखाए थे। अगर आप सब वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसमें जाके देख सकते हैं, जिसमें वीडियो में संसाधन के बारे में विस्तार से जानकारी दिए थे। तो आज संरचना के आधार पर जो प्राकृतिक संसाधन हम बताए थे 5 प्रकार के होते हैं, उसका हम पहला प्रकार जानेंगे। विकास एवं उपयोग की दृष्टि से संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। तो सबसे पहले हम जानेंगे बारीकी से कि वास्तविक संसाधन क्या होता है। तो सोच के देखो, वास्तविक यानी नामे से स्पष्ट क्या है, वास्तविक में जो क्या हो, जिसकी मात्रा पहले से क्या हो, ज्ञात हो। तो हम लिखे हैं वैसा संसाधन जिसकी कुल मात्रा ज्ञात हो तथा इन संसाधनों का उपयोग तकनीकी की सहायता से वर्तमान समय में किया जा सके। तो ऐसे संसाधन को हम क्या कहेंगे, वास्तविक संसाधन कहेंगे। दूसरा क्या है, जैसे इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। पश्चिमी एशिया का पेट्रोलियम, ऑस्ट्रेलिया का सेना, झारखंड का अभ्रक, मध्य प्रदेश का मैग्नीज। तो ये सब का क्या एक कुल मात्रा पहले से ज्ञात है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया अभी कुल मात्रा कितना है सेना की, और इसमें बढ़ाने की जरूरत है या नहीं, या उसका उपयोग हम कब कौन से युद्ध में करेंगे, तो ये सब क्या होता है, ज्ञात होता है। मध्य प्रदेश का मैगजीन यानी मध्य प्रदेश में मैगजीन जो है वो कितने मात्रा में है, उसका क्या पहले से ज्ञात है। तो अब दूसरा हम जानेंगे संभाव्य संसाधन। नामे से स्पष्ट होता है कि संभाव्य मतलब जिसकी संभावना हो और जिसकी कुल मात्रा ज्ञात नहीं हो। हम लिखे वैसा संसाधन जिसकी कुल मात्रा ज्ञात नहीं हो, उसका वर्तमान समय में उपयोग भी नहीं किया जा सकता, यानी अगर तुरंत चाहेगा तो उसका उपयोग नहीं हो सकता। इसका उपयोग भविष्य में करने की संभावना होती है, संभाव्य संसाधन कहलाता है। जैसे केरल का थोरियम, लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम, ये सब क्या है, संभाव्य संसाधन का उदाहरण है। अब दूसरा हम पॉइंट देखेंगे, उत्पत्ति की दृष्टि, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन में जो दूसरा प्रकार था प्राकृतिक संसाधन का, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। अब हम डीपली कवर करेंगे जैव। नाम से ही स्पष्ट होता है, जैव मतलब जीव, यानी कि वैसा संसाधन जिसके अंतर्गत सभी सजीव आते हैं, जैव संसाधन कहलाता है। जैसे कि पेड़ पौधा, वन और जीव, ये सब क्या है, यानी कि जैव संसाधन है। यानी कि जो सजीव होता है सिंपल, वो सब सभी क्या आ जाएगा, जैव संसाधन के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट जानेंगे अजैव संसाधन क्या होता है। तो अजैव संसाधन हम लिखा है वैसा संसाधन जिसके अंतर्गत सभी निर्जीव वस्तुएं आते हैं, अजैव संसाधन कहलाता है। जैसे क्या हो जाएगा, खनिज, चट्टान, और क्या हो जाएगा, मिट्टी, ये सब क्या है, इस संसाधन का उदाहरण है। तो अब हम इसका तीसरा प्रकार को जानेंगे, उपलब्धता के आधार पर संसाधन को जानेंगे। जो प्राकृतिक संसाधन का जो 5 प्रकार था, उसमें तीसरा प्रकार जो है उपलब्धता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लिखे हैं उपलब्धता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। तो सबसे पहले हम जानेंगे नवीकरणीय संसाधन क्या होता है। तो नवीकरणीय संसाधन में हम लिखे हैं वैसा संसाधन जिसकी पुनःपूर्ति प्राकृतिक रूप से होती है, फलतः यह खत्म या समाप्त नहीं होता, नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। जैसे सूर्य की किरण एवं पवन इत्यादि। अब देखो इसमें क्या है, सूर्य की किरण ये क्या है, इसकी सूर्य की किरण की पुनःपूर्ति प्राकृतिक रूप से की जाती है, और हवा भी क्या है, इसकी भी प्राकृतिक रूप से पुनःपूर्ति की जाती है, और इसका भंडार भी क्या होता है, सीमित नहीं होता है। इसीलिए ये सब क्या हो जाएगा, नवीकरणीय संसाधन। नेक्स्ट हम जानेंगे अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है। हम लिखे वैसा प्राकृतिक संसाधन जिसका भंडार सीमित हो तथा एक बार उपयोग में लाने के बाद उनकी पुनःपूर्ति में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं। जैसा कि सभी प्रकार के खनिज, जैसे कि लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, अवध। आप देखो इसको अच्छी तरह से हम समझते हैं। अब यहाँ पे जो बात हुई है कि लोहा और कोयला ये आखिर अनवीकरणीय संसाधन ही क्यों हुआ, क्योंकि कोयला का भंडार क्या होता है, सीमित होता है। जहाँ पर भी होता है, अगर वहाँ से हम कोयला एक बार समाप्त कर दिए तो फिर दोबारा वहाँ पे कोयला नहीं होगा। उसको पुनःपूर्ति करने के लिए क्या होगा, फिर से दोबारा कहीं पे भूकंप या क्या आ जाएगा, ज्वालामुखी फटेगा, तो फिर वहाँ पे क्या होगा, पेड़ पौधे अंदर की ओर जाएगा, और हजारों साल बाद वहाँ पे क्या होगा, कोई भी जीव। हाँ, तो हम बोले कोयला जो होता है एक बार खत्म हो जाता है तो दोबारा इसकी पुनःपूर्ति नहीं की जा सकती। इसकी पुनःपूर्ति करने के लिए हजारों वर्ष लग जाते हैं।
क्योंकि जब कभी भी क्या होता है भूकंप या ज्वालामुखी फटता है तो पेड़ पौधे जो मिट्टी में दब जाते हैं वही धीरे धीरे परिवर्तित होकर कोयला का निर्माण करते हैं। इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, अनवीकरणीय संसाधन, क्योंकि यह तुरंत इसकी पुनःपूर्ति नहीं होती है प्राकृतिक रूप से। चलो आगे बढ़ेंगे हम। वितरण के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो वितरण के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, सर्वत्र उपलब्ध संसाधन और दूसरा स्थानिक संसाधन। अब हम जानेंगे सर्वत्र उपलब्ध संसाधन क्या है। तो ये देखो शब्द से ही स्पष्ट होता है कि सर्वत्र मतलब क्या हो गया, सभी जगह उपलब्ध होने वाला संसाधन, यानी कि प्राकृतिक द्वारा कुछ ऐसे संसाधन प्रदान किए गए हैं जो सभी जगह पाए जाते हैं। इन्हें सर्वत्र उपलब्ध या सर्वव्यापी संसाधन भी कहा जाता है। जैसे क्या हो जाएगा, मिट्टी, पवन इत्यादि। तो अब इसका हम जो है दूसरा रूप जानेंगे, स्थानिक संसाधन। हाँ तो बच्चों, अब हम वितरण के आधार पर जो संसाधन का प्रकार था तो उसका दूसरा प्रकार स्थानिक संसाधन के बारे में जानेंगे। तो स्थानिक संसाधन होता क्या है? तो हम लिखे कुछ ऐसे भी संसाधन होते हैं जो निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं। तो ऐसे संसाधन को हम क्या कहेंगे, स्थानिक संसाधन यानी कहा जाता है। जैसे कोडराम में पाए जाने वाला अवग, जादूगोड़ा में मिलने वाला यूरेनियम, छोटा नागपुर में पाए जाने वाला कोयला। अब देखो ये जो है कोडराम में पाए जाने वाला अभंग, ये कोडराम का जो है एक निजी संपत्ति है और वहीं पे पाया जाता है, दूसरी जगह क्या होता है, नहीं पाया जाता है। दूसरी क्वेश्चन इसमें ये आया कि जादूगोड़ा में मिलने वाला क्या यूरेनियम, ये सब क्या एक निश्चित स्थान पर ही पाया जाता है, इसीलिए हम क्या कहेंगे, इसको स्थानिक संसाधन कहेंगे। एक निश्चित स्थान पर ही पाए जाने वाला कोई भी संसाधन होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, स्थानिक संसाधन कहेंगे। दूसरा हम आगे बढ़ते हैं, स्वामित्व के जो प्राकृतिक संसाधन के पांचवा प्रकार था, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो ये लास्ट मेरा थ्योरी था। चलो ये स्वामित्व के आधार पर संसाधन तीन प्रकार के होते हैं, निजी संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो हम एक एक करके समझेंगे, निजी संसाधन क्या होता है और राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, निजी संसाधन क्या है। तो हम लिखे हैं वैसा संसाधन जो किसी व्यक्ति के स्वामित्व का मतलब होता है उसके अंदर होता है, तो इसे निजी संपत्ति या निजी संसाधन कहा जाता है। जैसे मान लो सोच के बताओ कि कौन कौन से ऐसे संसाधन होता है कि किसी व्यक्ति के निजी होता है, तो घर, मकान, खेत इत्यादि। अब दूसरा हम जानेंगे राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है। तो राष्ट्रीय संसाधन में हम लिखे हैं किसी राष्ट्र के अंदर पाए जाने वाले सभी प्रकार के संसाधन को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अब देखो इसमें एक पॉइंट बन के निकल के आएगा कि अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र क्या है। तो ये हम लिखे किसी राष्ट्र के 19.2 किलोमीटर तक का क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, और वही जो क्षेत्र के अंतर्गत जो भी संसाधन पाया जाता है वो सभी क्या कहलाता है, राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। तो अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है। हाँ तो बच्चों, अब हम स्वामित्व के आधार पर संसाधन का जो तीसरा रूप था अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, लास्ट थ्योरी देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है। तो वैसा संसाधन जिसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की तरह रखा जाता है, यहाँ उपलब्ध संसाधनों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की सहमति के बाद ही किया जाता है। तो ऐसे संसाधन को हम क्या बोलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो इस प्रकार से मेरा जो संसाधन का थ्योरी था वो क्या होता है, समाप्त होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बहुवैकल्पिक प्रश्न में पहला प्रश्न को जानेंगे। पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन एक प्राकृतिक संसाधन है। तो मेरा क्या हो जाएगा, ग नंबर सही, भूमि यह क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है। दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो यह क्या हो जाएगा, हवाई जहाज जो हो जाएगा, ये क्या है, प्राकृतिक संसाधन नहीं है क्योंकि इसे मानव ने निर्मित किया है। तीसरा क्वेश्चन है, केरल में पाए जाने वाला थोरियम किस प्रकार के संसाधन है। तो यह क्या हो जाएगा, थोरियम जो है संभाव्य संसाधन है क्योंकि इसे आवश्यकता आने पर ही यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, चौथा क्वेश्चन है, संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है। तो इसमें क्या होता है, ज्ञान की आवश्यकता होती है। अगर ज्ञान होगा तो तकनीकी आवश्यकता और सभी चीज प्राप्त किया जा सकता है। तो आप खाली स्थान को देखेंगे इकाई सेकेंड में, खाली स्थान को उपयुक्त शब्दों से पूरा कीजिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहला क्वेश्चन है, संसाधन क्षेत्र के लिए विकास के लिए आधार का काम करती है। तो वो क्या होता है, विभिन्न। अगर विभिन्न प्रकार का क्या होगा
संसाधन होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा विविध। अगर विविध प्रकार का हमारे पास संसाधन होगा तो हमारे क्षेत्र की विकास के लिए क्या होगा, आधार का काम करेगा। इसीलिए क्योंकि किसी भी क्षेत्र में अगर किसी एक प्रकार का संसाधन उपलब्ध होता है तो वहाँ पे क्या एक प्रकार के संसाधन पाया जाएगा तो उस क्षेत्र में विकास में क्या होगा, अवरोध उत्पन्न होगा। इसीलिए अगर विभिन्न प्रकार के संसाधन अगर किसी क्षेत्र में पाया जाता है तो वहाँ पे क्या होगा, उस क्षेत्र के विकास में आधार का काम करेगा। दूसरा क्वेश्चन है राजस्थान में पाए जाने वाला तांबा, ये कौन सा संसाधन है? तो तांबा क्या है, वास्तविक संसाधन है। हमने थ्योरी में बताया था वास्तविक संसाधन। नेक्स्ट क्या है, तीसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थान है, बोल रहा है एवं शारीरिक क्षमता मानव को संसाधन बनाने के लिए आवश्यक है। तो सोचो क्या क्या है जो मानव शारीरिक और क्षमता मानव को संसाधन बनाने के लिए आवश्यक होता है, तो वो क्या होता है, दिमाग। क्योंकि अगर हमारे पास अगर दिमाग रहेगा और शारीरिक क्षमता रहेगा तो हम मानव को क्या करता है, इसी के वजह से हम मानव क्या करता है, किसी भी संसाधन को बनाने में क्या होता है, सक्षम होता है। कोई भी जानवर थोड़े कोई भी संसाधन बना सकता है, इसके पास क्या होता है, दिमाग होगा, वही क्या होगा, बना सकता है। और ये सब क्या है, भगवान ने हम सब मानव के अंदर कुछ दिमाग में क्या है, ज्यादा यानी कि IQ लेवल डाला। इसीलिए हम क्या करते हैं, मानव किसी भी संसाधन को अच्छी तरह से बना पाते हैं, किसी भी चीज को समझ पाते हैं। तो इस प्रकार से मेरा क्या हुआ, संसाधन चैप्टर का पूरा थ्योरी या बहुवैकल्पिक प्रश्न क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो अब हम दूसरे वीडियो में जो है इससे आगे के प्रश्नों के बारे में बताएंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।